नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण पढ़ रहे हैं। यह इसका तीसरा पार्ट है। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण में हमने देखा कि जो वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण है वह तीन जो अलग अलग वर्ग हैं उनमें बंटा हुआ है। प्राथमिक परिसंचरण हम पढ़ रहे हैं। प्राथमिक परिसंचरण में प्राथमिक परिसंचरण जो है उसमें क्या है, ग्रहीय पवने या सनातनी पवने जो हैं उनको सम्मिलित किया गया है। इनमें हमने जो दो प्रकार का, इसको तीन भागों में अलग अलग बांटा गया है। प्राथमिक परिसंचरण में जो पहला था, यानी जो क्षैतिज या कटिबंधीय जो पवनों का हम अध्ययन कर रहे थे, उसको तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में पहला हमने पढ़ा अयनवर्तीय या निम्न अक्षांशीय जो वायुमंडलीय परिसंचरण है उसके बारे में, जिसमें हमने हवाएं पढ़ी थी व्यापारिक। अब दूसरा हमने पढ़ा था मध्य अक्षांशीय, यानी पहला था वो 30 से 0 डिग्री के मध्य जो वायु परिसंचरण होता है, यानी उच्च वायुदाब यहाँ से निम्न वायुदाब की ओर जो हवाएं चल रही हैं इनको व्यापारिक पवने कहा जाता है। उसको प्राथमिक परिसंचरण में या के पहले पार्ट में यानी अयनवर्तीय परिसंचरण में सम्मिलित किया गया, व्यापारिक या ट्रेड विंड्स। दूसरी हमने पढ़ी थी जो कि पोषण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, जिनको पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य अक्षांशीय परिसंचरण में आती है। यह है पछुआ पवने। तो ये दो प्रकार के परिसंचरण हमने पढ़ लिए थे। अब जैसे इसमें क्या है, त्रिकोशीय परिसंचरण होता है, तीन कोशों पर आधारित होता है, तीन कोशिकाओं पर या सेल्स पर ये आधारित होता है। तो पहली सेल जो बनती है जिसको कि हेडली कोश के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पर ये हवाएं जब नीचे उतरती हैं तो ये चलती हैं, तो इनके बीच में एक पूरा कोश बनता है जिसको हेडली कोश। दूसरा जो कोश बनता है जिसको कहते हैं फेरल कोश। अब तीसरा जो परिसंचरण आता है जिसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय परिसंचरण। ध्रुवीय और ध्रुवीय परिसंचरण जो है उसमें क्या है, जो ध्रुवीय कोशिका होती है वो ध्रुवीय परिसंचरण का प्रतिनिधित्व करती है। यानी पहली कोशिका ये बन गई और दूसरी कोशिका ये बन गई। ये थी हेडली और ये थी फेरल। अब यहाँ से जब ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं और यहाँ पर उतर रही हैं, तो यहाँ पर एक कोशिका बनेगी जिसको कहते हैं ध्रुवीय कोशिका या पोलर सेल जिसको कहा जाता है। तो इससे जो हवाएं चलेंगी उनको हम इसमें पढ़ेंगे। ये होंगी ध्रुवीय हवाएं। तो ध्रुवीय परिसंचरण में जो पवनें पढ़ी जाएंगी वो कौन सी होंगी, ध्रुवीय पवने। अब ध्रुवीय पवने ध्रुवों से चलने के कारण अति तीव्र ठंडी होती हैं ये। और अगर हम धरातलीय सतह पर इनकी बात करें कि इनकी दिशाएं क्या होती हैं, तो धरातलीय सतह पर ध्रुवीय पवने उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की और ये उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं, अब ये क्या है, इधर मुड़ी हुई है। तो अभी इस दूसरे दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा देखते हैं, फिर इसके मुड़ने का कारण हम समझेंगे। दक्षिण गोलार्ध, अब दक्षिण गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से चलती हैं
उत्तर पश्चिम की ओर। अब ये भी यहाँ मुड़ी हुई है और ये भी यहाँ से मुड़ी हुई है। जैसा कि हम देखते हैं जो कोरियालिस बल हमने पढ़ा कि पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो घूर्णन कर रही है उसके कारण कोरियालिस बल लग रहा है, और कोरियालिस बल के कारण हवाएं हैं वो अपने पथ से विचलित हो रही हैं। तो फेरेल के नियम में पढ़ा था हमने कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं, तो इस प्रकार ये दाईं ओर मुड़ रही हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, तो इसमें ये अपने बाईं ओर मुड़ रही हैं। अब इनके अगर हम थोड़ा सा परिसंचरण देखें भी इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हो रही है, तो इसमें क्या होता है, ऊपरी वायुमंडल जो होता है यानी क्षोभ मंडल में, ऊपरी वायुमंडल में अब ऊपरी वायुमंडल में क्या होता है, इसमें भंवर बनते हैं, यानी परिध्रुवीय भंवर की स्थिति है वो ऊपरी वायुमंडल में उत्पन्न हो जाती है। परिध्रुवीय भंवर, ये जो क्षेत्र है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से ये हवाएं आपस में टकराएंगी और ऊपर उठेंगी, ऊपर उठ करके इस तरह से जाएंगी, यहाँ से टकरा रही है ऊपर उठेंगी, यानी पूरी जगह पर इस तरह का एक पूरा जो कोशिका है वो बन रही है। अब ये ऊपर जाकर के जब आपस में टकराएंगी तो नीचे उतरेंगी, नीचे उतरेंगी किस प्रकार से आपस में टकराएंगी, चारों ओर से आ रही है तो टकराएंगी, तो ये क्या बनाएंगी, भंवर बनाएंगी। यानी ऊपरी वायुमंडल में ये क्या बनाती हैं, परिध्रुवीय भंवर इनके द्वारा बनाया जाता है, यानी सरकमपोलर वेल इनके द्वारा बनाया जाता है, परिध्रुवीय भंवर इनके द्वारा बनाया जाता है, जिससे ये नीचे उतरेंगी और नीचे उतर के धरातल पर अपसरित होकर के आगे बढ़ेंगी, और जिससे हमने इनकी धरातल पर दिशाएं देखी, जैसे उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चल रही है। तो इस प्रकार क्या है, इनकी उत्पत्ति होती है वो किस कारण हो रही है, परिध्रुवीय जो संचरण जो हो रहा है ऊपर भंवर जो बन रहे हैं उनके कारण। अब ऊपरी क्षोभ मंडल में हम बात करें तो हवाएं ऊपरी क्षोभ मंडल में किस प्रकार से चल रही हैं, ये जो हवाएं हैं आपस में टकराएंगी, अब ऊपर की तरफ जाएंगी, तो ये किस प्रकार का है, इनकी और इनकी दिशा सेम है, इसलिए ये क्या है, पछुआ पवनों का प्रवाह ऊपरी वायुमंडल में होता है। कौन सी चल रही होती हैं, पछुआ पवने। पछुआ पवने क्या है, ऊपरी वायुमंडल में चल रही होती हैं इस पेटी में। इसके अलावा ऊपरी वायुमंडल में क्या है, पूर्व की ओर बहने वाली जेट स्ट्रीम भी चलती हैं। अब ये इधर जा रही हैं यानी पूर्व की तरफ जा रही हैं, पूर्व की तरफ चलने वाली जेट स्ट्रीम भी इस क्षेत्र में क्या है, ऊपरी वायुमंडल में देखने को मिलती हैं। अब ऊपरी वायुमंडल में क्या है, तापीय प्रतिलोमन की स्थिति पाई जाती है। अब ये ऊपर उठेंगी तो ताप की जो विपरीत स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। तापीय प्रतिलोमन यानी सामान्यतः हम देखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तापमान क्या है, घट जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या गर्म हवाएं ऊपर अगर मिलेंगी तो क्या होगा, तापमान बढ़ने की स्थिति पाई जाएगी, यानी तापीय प्रतिलोमन है वो देखने को मिलेगा, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अब ध्रुवों से धरातलीय सतह पर क्या है, हवाओं का इसमें क्या हो जाता है, अपसरण हो जाता है। अब जब ये हवाएं ध्रुवों से उठ करके आपस में क्या है, टकराएंगी, नीचे उतरेंगी भंवर के रूप में और इधर उधर ये क्या होंगी, फैलने लग जाएंगी। अब ये फैलेंगी तो इससे क्या होगा, अपसरण, यानी धरातलीय अपसरण देखने को मिलता है। धरातलीय अपसरण का मतलब है हवाएं धरातल पर विपरीत दिशा में चलने लग जाती हैं, फैलने लग जाती हैं। इस प्रकार का जो अपसरण है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इसकी उत्पत्ति है वो ध्रुवीय कोशिका से संबंधित है। अब उत्तरी ध्रुव की हम बात करें तो उत्तरी ध्रुव जो है या दक्षिणी ध्रुव जो है वहाँ पर क्या है, तापमान कम बने रहते हैं, सदैव क्या है, तापमान कम बना रहेगा। अब जो वास्तविक ध्रुव है यानी नॉर्थ पोल है वह वास्तविक शीत ध्रुव नहीं है। अब इस शीत ऋतु की हम बात करें, यहाँ पर दो जो शीत ध्रुव बन जाते हैं, एक तो बनता है अमेरिकन शीत ध्रुव और दूसरा यूरेशियन शीत ध्रुव। तो वास्तविक ध्रुव से विचलित होकर के ठंडे प्रदेशों में एक यूरेशियन यानी यूरेशिया वाला जो पार्ट, यूरोप और एशिया, जिसको यूरेशिया मिलन वाला जो क्षेत्र है उसको यूरेशिया कहते हैं। तो एक तो जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है उसमें विशेषतः, और एक अमेरिका वाला जो क्षेत्र है उसमें क्या है, ये दो नियमित जो शीत ध्रुव है वो बन जाते हैं। अब इतना जो ठंडा प्रदेश है ये, और इस पेटी की हमने उत्पत्ति पढ़ी थी कि जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है वो तापजनित है। तापजनित क्यों, इसमें ये दो क्षेत्र जैसे हम देखें तो ठंडा प्रदेश है, ठंडे प्रदेश के कारण ये पेटी कैसी रहती है,
शीत ऋतु में तो अत्यधिक नियमित होती है ये, क्योंकि फैलाव हो जाता है इसका, और ग्रीष्म ऋतु में ये क्या है, थोड़ी संकुचित हो जाती है। तो ये लगभग क्या है, नियमित रूप से देखने को मिलती है। तो मौसमी जो उतार चढ़ाव होता है, तो ग्रीष्म काल में ये थोड़ी सी संकुचित हो जाएगी और शीत काल में ये क्या हो जाएगी, थोड़ी फैल जाएगी, क्योंकि गोलार्ध वाला जो ऊपरी जो क्षेत्र है ध्रुव वाला, वो क्या है, शीत ऋतु में और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो इससे क्या है, इसी के कारण क्या है, दाब प्रवणता जो है उसमें अंतर आता है, और हवा जो है वो ये जो ध्रुवीय परिसंचरण की वो उत्पत्ति होती है। तो ध्रुवीय परिसंचरण क्या है, 60 डिग्री 65 डिग्री वाला जो क्षेत्र है वहाँ से प्रारंभ हो करके, यानी इसको हम 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक मान सकते हैं, यानी ध्रुवों के मध्य ये चलता है, यानी ध्रुव से लेकर के पौने चलते हैं 60 डिग्री के मध्य। तो ये जो परिसंचरण हुआ ये क्या है, 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य देखने को मिलता है। तो न्यूनताप की जो स्थिति है, इसमें जो नीचे वाला क्षेत्र है वह क्या है, ग्रीष्म काल में थोड़ी अधिक स्थायी और क्या हो जाती है, जो नियमित देखने को मिलती है। अब जो ध्रुवीय हवाओं का प्रवाह जिसकी हमने दिशा देखी है वो कौन सी होती है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इनकी दिशाएं होती हैं। तो ये ध्रुवीय परिसंचरण है। तो ये प्राथमिक जो परिसंचरण था उसमें हमने 3 प्रकार की जो हवाएं हैं वो पढ़ी, जिसमें व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवनों के बारे में हमने पढ़ा। तो ध्रुवीय पवने है वो किसका, ध्रुवीय परिसंचरण का अंग है, ध्रुवीय परिसंचरण। अब ये तो हो गई इसके प्राथमिक परिसंचरण की जो मुख्य 3 पवने हैं। ये 3 कोशिकाएं इसमें बनती है, त्रिकोशीय जो इसका परिसंचरण होता है, यानी हेडली कोशिका, फेरल कोशिका और ध्रुवीय कोशिका। अब इसके अलावा जो प्राथमिक परिसंचरण है उसमें क्या सम्मिलित किया जाता है, प्राथमिक परिसंचरण में इसके अतिरिक्त जेट स्ट्रीम, वाकर जो परिसंचरण है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। अब वाकर परिसंचरण मैंने जैसे आपको पहले बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है, भारतीय उपमहाद्वीप वाला जो क्षेत्र है, अब ये जो कोशिकाएं हैं दोनों गोलार्धों में इस तरह से बन रही हैं, यानी ये कौन सी है, हेडली। अब ग्रीष्म ऋतु में जैसे पेटियां उत्तर की तरफ खिसक जाएंगी तो ये भारतीय उपमहाद्वीप वाला जो क्षेत्र है वो न्यून दाब का केंद्र बन जाता है। अब यहाँ से हवाओं का परिसंचरण इस तरह से इस क्षेत्र में प्रारंभ होता है, जिससे कौन सा परिसंचरण उत्पन्न होता है, वाकर परिसंचरण उत्पन्न होता है, जिससे क्या है, भारतीय जो मानसून है उसकी उत्पत्ति होती है। तो वाकर परिसंचरण के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था, जब हमने वायुमंडलीय दाब की जो पेटियां हैं उनके स्थानांतरण के बारे में पढ़ा था। तो वाकर परिसंचरण के बारे में मैंने आपको इस एरिया में ये जो पेटियां हैं वो खिसक करके इधर जो से बनती हैं उसको वाकर परिसंचरण के नाम से जाना जाता है, ये हमने इसमें पढ़ा था। इसके अलावा इसमें क्या है, जेट स्ट्रीम जो होती है उसको क्या है, सम्मिलित किया जाता है। अब जेट स्ट्रीम क्या होती है, अब जेट विमानों का के रास्ते में आने के कारण इनका नाम क्या कर दिया गया था, जेट स्ट्रीम कर दिया गया था। ये क्या है, ऊपरी क्षोभ मंडल में चलती हैं, ऊपरी क्षोभ मंडल। ऊपरी क्षोभ मंडल में चलती हैं, मुख्यतः पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये चलती हैं, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं। और ये क्या है, सैकड़ों किलोमीटर मोटी जो चौड़ी जो पट्टी है उसके रूप में ये प्रवाहित होती हैं, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी पट्टी, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर ये प्रवाहित होती हैं। और इनकी जो ऊंचाई है वो औसतन से क्या है, 11 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चलती हैं। जो
जेट स्ट्रीम होती है वह क्या है, लगभग इसका जो परिसंचरण है वो दोनों गोलार्धों में क्या होता है, जो 11 से 12 या मोस्टली देखें 7 से 14 किलोमीटर, यानी मुख्यतः मोटा मोटी देखें तो 7 से 14 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उसके बीच में इसका जो परिसंचरण है वो देखने को मिलता है। अब इसका परिसंचरण 20 डिग्री, अगर अक्षांश देखें 20 डिग्री से ध्रुवों के मध्य देखने को मिलता है। 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के मध्य, 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के मध्य चलते हैं। मुख्यतः देखें 7 या 7.5 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की ऊंचाई है, 11 से 12 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहाँ पर ये ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। शीत ऋतु में थोड़ा ज़्यादा तीव्र हो जाती हैं ग्रीष्म ऋतु की तुलना में। तो इन हवाओं को जेट क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो जेट विमान थे उनके विपरीत दिशा में उड़ान भरने के कारण क्या ये अवरोध उत्पन्न कर रही थी जो विश्व युद्ध के दौरान। तब क्या था, इनको यानी जापान की तरफ जो विश्व युद्ध में अमेरिकन जो विमान थे, जेट विमान थे, वो उड़ान भर रहे थे, तो ये अवरोध उत्पन्न कर रही थी। अवरोध उत्पन्न करने के कारण क्या है, इनका नाम क्या किया गया था, जेट स्ट्रीम इनका नाम कर दिया गया था। इसके बाद दक्षिणी दोलन, जो भारतीय मानसून हम पढ़ेंगे, तो वाक्र परिसंचरण, दक्षिणी दोलन, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये तो था प्राथमिक परिसंचरण। अब देखते हैं द्वितीयक परिसंचरण में क्या आता है। द्वितीयक परिसंचरण। अब जो द्वितीयक परिसंचरण है इसमें मुख्यतः चक्रवात, प्रतिचक्रवात, मानसून, वायु राशियां आदि जो हैं वो किसमें सम्मिलित की जाती हैं, द्वितीयक परिसंचरण में इनको सम्मिलित किया जाता है। यानी चक्रवात, प्रतिचक्रवात, मानसून और वायु राशियों का जो अध्ययन है वो हम कौन से परिसंचरण के अंतर्गत करेंगे, द्वितीयक। इनका हमें अलग से विस्तार से अध्ययन करना होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि चक्रवात क्या होता है। चक्रवात एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, यानी परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं और इसका जो केंद्र है वो कैसा होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र। तो चक्रवात क्या होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। इसमें परिधि से केंद्र की ओर हवाएं हैं वो चलती हैं, तो ये तो हो गया चक्रवात। प्रतिचक्रवात इसका उल्टा होता है। प्रतिचक्रवात में केंद्र से परिधि की ओर हवाएं चलती हैं। इसका मतलब क्या है, ये उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, यानी इसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है और बाहर के क्षेत्र में निम्न वायुदाब होता है, जिससे केंद्र से परिधि की ओर हवाएं चलती हैं। क्योंकि हवाएं हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो प्रतिचक्रवात उच्च वायुदाब का केंद्र होता है और चक्रवात है वो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। मानसून, जैसे भारतीय मानसून के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया, इसके बारे में अलग से विस्तार से हम पढ़ेंगे। जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। वायु राशियाँ, शीत वायु राशि, शीतोष्ण वायु राशि, ध्रुवीय वायु राशि, इस प्रकार की जो है महाद्वीपीय वायु राशियाँ, महाद्वीपीय महासागरीय वायु राशियाँ, अलग अलग प्रकार इनके बांटे गए हैं। तो वायु राशियों को हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो ये द्वितीयक परिसंचरण में चक्रवात, प्रतिचक्रवात, मानसून, वायु राशियाँ आदि हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। अब बात करते हैं हम तृतीयक परिसंचरण की। तृतीयक परिसंचरण को हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तृतीयक परिसंचरण। अब तृतीयक परिसंचरण है उसमें
स्थानीय एवं दैनिक हवाओं को सम्मिलित किया जाता है। स्थानीय एवं दैनिक हवाएं, स्थानीय हवाएं किसी स्थान विशेष पर चलती हैं, वो क्या है, उसी स्थान पर चलना उनकी क्या है, विशेषता है, यानी वो किसी क्षेत्र विशेष में ही चलती हैं, अन्य स्थानों पर उनका परिसंचरण है वो या प्रत्येक स्थान पर उनका परिसंचरण देखने को नहीं मिलता, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्थानीय हवाएं इनको कहा जाता है। तो ये मुख्यतः क्या होती हैं, लघु क्षेत्रों में और सीमित स्थानीय परिस्थितियां होती हैं उनमें चलती हैं, यानी लघु क्षेत्र और सीमित परिस्थितियां। तो सीमित परिस्थितियों में चलती हैं और लघु क्षेत्र में चलती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्थानीय पवनें इनको कहा जाता है। तो वायुमंडलीय जो सामान्य परिसंचरण होता है उसमें अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाए, थोड़ा बहुत असंतुलन उत्पन्न हो जाए, तो इसके कारण इनकी उत्पत्ति होती है। स्थानीय हवाओं की यानी वायुमंडलीय जो सामान्य परिसंचरण है उसमें अगर किसी प्रकार का सामान्य जो स्थिति है उसमें किसी प्रकार का असंतुलन उत्पन्न हो जाए, तो उससे जो हवाएं उत्पन्न होंगी यानी क्षेत्रीय स्थिति के आधार पर हवाएं उत्पन्न होंगी, उनको स्थानीय हवाएं कहते हैं। अब दैनिक हवाएं क्या होती हैं, दैनिक हवाएं वो होती हैं जो एक दिन में यानी 24 घंटे में अपना मार्ग पूर्णतः बदल लेती हैं। 24 घंटे के अंदर ये अपनी दिशा को पूर्णतः बदल लेती हैं या एक दैनिक चक्र पूरा कर लेती हैं, उनको क्या कहा जाता है, दैनिक हवाएं कहते हैं। यानी जैसे सुबह इस तरह से चल रही थी और शाम को इस तरह से, तो यानी पहले ये पश्चिम से पूर्व जा रही थी, अब पूर्व से पश्चिम जा रही है। तो ये इस प्रकार इन्होंने क्या कर दिया, एक चक्कर पूरा कर दिया। एक चक्कर पूरा कर देती है कब, कितने समय में, 24 घंटे, यानी 24 घंटे में दिशा पूर्णतः बदले। 24 घंटे जो है उसमें पूर्णतः अगर दिशा बदल लेंगी तो वो क्या कहलाती हैं, दैनिक हवाएं कहलाती हैं। तो स्थानीय जो हवाएं होती हैं या दैनिक स्थानीय हवाएं जो होती हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब जैसे ये चक्कर पूरा कर लेते हैं तो इनको जो एक 24 घंटे में चक्कर पूरा कर ले तो इसके आधार पर ये अलग हो जाएंगी। अब इसमें क्या है, स्थानीय हवाएं या स्थानीय पवनें होती हैं। अब स्थानीय पवनें दो प्रकार की होंगी, एक सामयिक स्थानीय पवनें, दूसरी असामयिक स्थानीय पवनें। सामयिक स्थानीय पवनों की क्या विशेषता है, 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर लेना, यानी 24 घंटे में इनकी दिशा है वो पूर्णतः बदल जाती है। इसमें कौन कौन सी हवाओं को सम्मिलित किया जाता है, जलीय समीर यानी सी ब्रिज और स्थलीय समीर यानी लैंड ब्रिज, घाटी समीर यानी वैली ब्रिज और पर्वतीय समीर यानी माउंटेन ब्रिज। तो ये जलीय समीर, स्थलीय समीर, घाटी समीर और पर्वतीय समीर, ये जो पवनें होती हैं इनको सामयिक स्थानीय पवनों में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि सामयिक स्थानीय पवनें जो होती हैं वो 24 घंटे में अपनी दिशा को पूर्णतः बदल लेती हैं, इसलिए इनको पीरियोडिक विंड्स कहा जाता है। सामयिक स्थानीय पवनें इनको कहा जाता है। दूसरी नॉन पीरियोडिक या असामयिक स्थानीय पवनें होती हैं, यानी इनका समय है वो निर्धारित नहीं है भी इतने समय यानी 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करें, ऐसा इनका निर्धारित नहीं, थोड़ा लंबा समय ये लेती हैं। तो इस तरह की जो पवनें होती हैं वो क्या है, अल्प अवधि की स्थानीय हवाएं होती हैं। असामयिक जो स्थानीय पवनें होती हैं वो क्या होती हैं, अल्प अवधि की स्थानीय पवनें। अल्प अवधि से मतलब स्थान विशेष पर चलेंगी, इसलिए क्या है ये स्थानीय है। असामयिक यानी
समय निर्धारित नहीं, 24 घंटे ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं भी ये चक्कर पूरा करें, चक्कर पूरा करने वाला इसमें कोई स्थिति नहीं होती। जैसे क्या है, लू भारतीय एक हवा है, गर्म हवा होती है और चलती कब है, अप्रैल से लेकर के जून माह में। कभी इनका समय थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी इनका समय कम हो जाता है, लेकिन मुख्यतः अगर हम देखें तो अप्रैल से जून माह में ये चलती हैं। तो थोड़ी सी अल्प अवधि में ये चलती हैं, लेकिन सामयिक स्थानीय जो होती हैं वो चलती हैं, लगभग वर्ष भर चलती रहती हैं, लेकिन 24 घंटे में अपना क्या है वो चक्कर पूरा कर लेती हैं, बदल जाती हैं दिशाएं। इसमें क्या होता है, ये अल्प अवधि के लिए चलेंगी, दिशा बदलने वाला या ऐसा कोई इसमें पैटर्न नहीं है। यानी ये जैसे लू है वो क्या है, एक असामयिक स्थानीय पवन है जो कि कहाँ चलती है, भारत में। इसके अलावा चिनुक है, हरमट्टान है, इसके अलावा सिरोको है, मिस्ट्रल है, बोरा है, फोन है, जोंडा है, लेवेंडर है, ब्लिजर्ड है। तो इस प्रकार की जो पवनें हैं वो स्थान विशेष पर चलती हैं, जिसके कारण इनको क्या है, स्थानीय कहा जाता है। समय कुछ वर्ष का अल्प अवधि में चलने के कारण क्या है, ये असामयिक हैं, सामयिक नहीं है। जैसे लू है वो भारत में चलती है और चिनुक है वो कहाँ चल रही है, ये चलती है उत्तरी अमेरिका में, यानी रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है उसको पार करते हुए ये पूर्व की तरफ जब आती हैं, ये गर्म हवाएं हैं, ये उस क्षेत्र की बर्फ़ को पिघला देती हैं। तो जो असामयिक स्थानीय पवनें हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं, गर्म एवं ठंडी तापीय दशाओं के आधार पर। तो इस प्रकार हम देखते हैं तृतीयक जो परिसंचरण है उसमें सामयिक स्थानीय पवनें और असामयिक जो स्थानीय पवनें हैं उनके बारे में हमने देखा। अब इनके बारे में हम आगे जो अगली क्लास है उसमें विस्तार से जलीय समीर, स्थलीय समीर, घाटी समीर, पर्वतीय समीर और जो असामयिक स्थानीय पवनें हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।